अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और मैंने कहा था कि मैं उसको अगली क्लास में रिवाइज़ कराऊंगा। याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हमारी कौन सी क्लास होगी? फोर्थ। अच्छा मेरे बच्चों, अगली आज की क्लास और अगली 3 क्लासेस में वैक के सारे मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा मोस्टली जो है वो टाइम उन्हीं को प्रैक्टिस करने में और उनके एडवांस कॉन्सेप्ट्स हमें देखने में लगेंगे, ठीक है जी। ठीक है, मैं करा देता हूँ। अब्दुल समद, रुक जाओ। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, हम डिस्कस कर रहे थे एक कॉन्सेप्ट किसका, फेयर वैल्यू का, या देखिए मैंने आपको ये बताया था कि एक तरीका तो किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू मालूम करने का ये कि आप एक एक्टिव मार्केट में जाएं और वहाँ से वैल्यू मालूम करके आ जाएं कि ये चीज़ कितने की बिकेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर सर हमारे पास एक प्लॉट है और ये प्लॉट ऐसे मिसाल के तौर पर फेज़ 8 में, डिफेंस फेज़ 8 में हमारा प्लॉट है। अज्यूम करें कि पाकिस्तान या कराची की मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट इतनी स्टेब्लिश्ड है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू मालूम करनी है, आप उस मार्केट में जाएं। जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे सब्जी की मार्केट है, वैसे प्रॉपर्टीज़ की भी मार्केट है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ और वहाँ पर फ्रीक्वेंटली जी फेज़ 8 की प्रॉपर्टीज़ बिकती और ख़रीदी जाती हैं। मैं आज गया, मैंने कहा जी मेरे पास फेज़ 8 में 500 गज का घर है, ठीक है जी, मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। उन्होंने कहा जी 1 गज की वैल्यू, 1 यार्ड की वैल्यू इस वक्त मार्केट में चल रही है 24,000। तो बताओ मुझे 500 यार्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 1 यार्ड की वैल्यू आपको मिल रही है, कहां से मिल रही है? एक्टिव मार्केट से। व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मार्केट? अ मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो और इस तरह की चीज में फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रही हो। ये बात समझ आती? अच्छा, व्हाट इफ कि हमारे पास कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। अब आप जाएं एक ब्रोकर के पास, एक ब्रोकर हो, 2-3 ब्रोकर्स हो, हजारों नहीं हो, 2-3 ब्रोकर्स हो, उनके पास जाएं, उनसे कहें जी मेरा फेज़ 8 में एक प्लॉट है, बताएं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो आपको पता है क्या जवाब देगा? वो आपको कहेगा कि भाई फेज़ 8 में अभी रिसेंटली जिस जगह पे आपका प्लॉट है, इसके आगे पीछे के प्लॉट अभी सर 1 यार्ड उनका बिका है कोई 22,000 रुपये में। अब बताओ क्या ये एक अच्छी फेयर वैल्यू है या काम चलाऊ फेयर वैल्यू है? ये काम चलाऊ फेयर वैल्यू। अच्छी फेयर वैल्यू क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये 3-4 ब्रोकर से पता चली है। एक्टिव मार्केट में हजारों बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ऐसा। अच्छा, व्हाट इफ कि हमारे पास इस तरह के ब्रोकर्स भी अवेलेबल नहीं है। अब आपको स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कहती है अब आपको एक्सट्रीमली थर्ड क्लास तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं। वो है क्या जी? इस एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोज, ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम दिस एसेट, ये आप निकाल लें और इनको डिस्काउंट करने किससे? एट रिक्वायर्ड रेट। अब गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, जब मुझे पता चला कि फेज़ 8 में प्रॉपर्टी है, फेज़ 8 में प्रॉपर्टी है, मैं ख़रीदना चाह रहा हूं यार, फेज़ 8 में एक प्रॉपर्टी और एक लियारी में, क्या दोनों के लिए डिस्काउंट रेट सेम होगा? क्या दोनों के लिए मेरा रिक्वायर्ड रेट सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लियारी में रिस्क ज़्यादा है पैसा इन्वेस्ट करने में, तो मैं कहूँगा जी मुझे 20% का रिटर्न चाहिए। और फेज़ 8 में मैं कहूँगा यार पाकिस्तान में तो सिर्फ वही चीज़ सेफ है जो डिफेंस में आती है, ठीक है जी, तो भाई इसका रेट तो होना चाहिए कोई 12%, ठीक है जी। तो पाकिस्तान में आखिरी बंदा कौन डूबेगा? फौजी। तो सर जहाँ वो है वहाँ खड़े हो जाओ, ख़त्म, आपने नहीं डूबना। तो बस हमने डिसाइड कर लिया कि जी हम 12% का रिटर्न। अब मुझे एक बात बताएं, एक तो आपने रेट निकाल लिया, रिक्वायर्ड रेट। अब आप सोचें कि इस प्लॉट से आपको क्या कैश फ्लोज मिलेंगे। मैंने कहा जी ये प्लॉट मैं दे दूंगा रेंट पे। क्या करूंगा मैं? वो सामने वाली पार्टी इस पे बिल्डिंग बनाए, कुछ भी बनाए, चलाता रहे, ये प्लॉट मुझे अगले 5 साल तक रेंट पे करेगा। कितने साल तक? तो आप 5 साल के कैश फ्लोज की क्या निकाल लें?
किस रेट से? 20% से या 12% से? क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ है? अब बताएं सर, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकली, ये मिसाल के तौर पर निकली मेरे पास 20 करोड़ रुपए, ठीक है जी। ये मेरे पास निकली सर 200 मिलियन रुपए। अब बताओ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 मिलियन निकली है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से, क्या ये एक एक्यूरेट, परफेक्ट, बेहतरीन, जबरदस्त किस्म की फेयर वैल्यू है? नहीं सर, ये क्या है? अंदाजा। ये क्या है? अंदाजा। अंदाजा, इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या ये? मेरे हिसाब से इस एसेट की ये वैल्यू बनती है। अगर कोई कहे ना कि यार आप खुद डिसाइड करो, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू बनती है। अब बताएं जी, हम एमएफए के पेपर में कौन सी फेयर वैल्यू लिया करेंगे? या पहली वाली, या तीसरी वाली, या एक्टिव मार्केट होगी, या वो आप पे छोड़ देगा कि खुद कैलकुलेट करो, ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज की, अज्यूम करो ये मेरा है, फेयर वैल्यू मालूम करनी, क्या करूँगा? एक्टिव मार्केट है ही नहीं सर, फिर ब्रोकर्स भी नहीं है। अब कैश फ्लोज कैसे निकालूं? इस पर्टिकुलर जगह पे जो मैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, उस पर जो मुझे कैश फ्लोज मिलेंगे, जो मुझे पैसा मिलेगा, उन सब की क्या निकालूं मैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो याद रखना, जिस एसेट को खरीद रहे हो उस एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे रिक्वायर्ड रेट पे, तो क्या निकल आएगी? फेयर वैल्यू निकल आएगी। या दूसरे अल्फाजों में, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी कैलकुलेट की हुई, और मिसाल के तौर पर हमारा एक स्टूडेंट है सुलेमान, इसकी कैलकुलेट की हुई, क्या ये फेयर वैल्यू सेम होगी? फेयर वैल्यू अगर मार्केट से निकाल रहे हो तो शायद सेम हो, लेकिन ये याद रखना कि सर दो लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बताओ, मैं एक प्रॉपर्टी 20 करोड़ रुपए की खरीदने जा रहा हूं, ये बंदा बेचने जा रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं 20 करोड़ की खरीद रहा हूँ, ठीक है जी। जो बेच रहा है वो ये सोच रहा है कि इससे ज़्यादा तो मिलना ही नहीं है। ये बात समझ आती है? तो दो लोगों में ट्रेड कब होती है? जब दोनों की परसीव्ड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो? डिफरेंट हो। ये बात समझ आती है? अब बताएं जी, मुझे किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, मैं क्या करूं? एक्टिव मार्केट से ले ले, या डायरेक्ट तीसरे मेथड पे आ जाओ, ये क्या करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। किस चीज़ की? उससे मिलने वाले कैश फ्लोज की। ये बात समझ आती है? अच्छा, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। ये नहीं लिखो, तुम लोग लिख चुके हो, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए। एक छोटी सी हेडिंग हम अपने पास लगा रहे हैं, एक छोटी सी समझानी है आप। मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर सुनना, सारी चीज़ें छोड़ दो। सर मेरे पास एक एसेट है जिससे मुझे सर 5 सालों तक कैश मिलेगा। एक एसेट है जिससे मुझे 5 सालों तक कैश मिलेगा। कितना जी? 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। कॉन्स्टेंट कैश फ्लो मिलेगा 5 साल तक, इसके बाद ये एसेट खत्म हो जाएगा। मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। कैसे निकालूँ? आप ये देख लें कि जो इन्वेस्टर इस एसेट को ख़रीदना चाह रहा है, जिससे ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, उसका रिक्वायर्ड रेट कितना है? अज्यूम करते हैं जी हमारा रिक्वायर्ड रेट है 12%। अब बताओ, 12% से इन सारे कैश फ्लोज की इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? एन्युटी वाला फैक्टर भी लगा सकते हो। पता है ना ये कैसे लगेगा जी एन्युटी का फैक्टर? सर हम लेंगे जनाब, मेरे पास एनुअल कैश फ्लोज, जिसको मैं आर कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज़ टू पावर -5, या -5 का मतलब 5 साल नहीं, 5 कैश फ्लोज, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12। क्या आ रहा है सर? ये जो भी आएगा। अब बताएं सर, इसको हम निकालें तो 100 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 12% माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12%। क्या आ रहा है देखिए? 361 कर लूँ सेफली। अब बताएं सर 361 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फेयर वैल्यू है एक ऐसे इन्वेस्टर के हिसाब से जो इस पर्टिकुलर एसेट से क्या रेट चाह रहा है? 12% का। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है। बोर्ड पे देखना, क्या मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा एसेट था जिसकी लाइफ फाइनाइट थी? ऐसा जिसकी लाइफ क्या थी? फाइनाइट का मतलब 5 साल है, पता है हमें, गुजर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मौत आ जाएगी।
ठीक है जी। व्हाट इफ कि आपको एक ऐसा एसेट मिले जिसकी लाइफ इनफाइनाइट हो या कंटिन्यूअस हो। और सुनो, आपसे कहा जा रहा है ये जो 100 रुपये का कैश फ्लो है ना, ये मिलेगा कयामत तक सूर फूंकने से आधा घंटा पहले तक। ये कब तक मिलेगा? कयामत तक मिलेगा। डन, बोर्ड में लिखना। और ये इन्वेस्टर जो है ना, इसका रिक्वायर्ड रेट है 20%। ये चाह रहा है इस एसेट की फेयर वैल्यू पता चल जाए जिससे मिलने वाला कैश फ्लो कब तक मिलेगा? कयामत तक। तो निकाल लेते। और जो सुनना, फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। अब इस फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि R मुझे पता है, 1 माइनस 1 प्लस आई भी मुझे पता है। ये ना, ये इन्फिनिटी है। ये क्या है जनाब? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों? भाई कयामत तक पैसे मिलेंगे तो n को तो डिटरमिन ही नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा डिवाइडेड बाय आई। अब मैथ्स ये कहती है कि जिस चीज की पावर इन्फिनिटी हो, ठीक है जी, उसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है? 0। अब मुझे बताएं ये पावर किस चीज की है? ये इस पूरे की पावर है। तो मैथ्स आपसे कहती है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 क्यों है? ये मेरे बाप को भी नहीं पता, ठीक है जी। 0 क्यों है? ये मेरे अब्बा को भी नहीं पता, ठीक है जी। है 0 सर। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन को मैं री राइट करूं तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई, ऐसा। और अगर मैं आपसे कहूं जी प्रेजेंट वैल्यू बराबर है R, ये तो 1 ही रह जाएगा, ऐसा। और अगर और सिंप्लीफाई करूं तो हम कहेंगे जनाब इस फंक्शन को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? परपेचुइटी, ऐसा। परपेचुइटी का मतलब एक ऐसा कैश फ्लो जो कब तक मिलेगा? कयामत तक मिलेगा। अब बताओ सर इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालूं? 100 डिवाइडेड बाय 20%। क्या आ रहा है देखो। अब एक बंदा परेशान है, ये तो 5 साल में ही 500 हो जाएंगे। आप कह रहे कयामत तक की प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, आज घर जाना, एक्सेल खोलना, और एक्सेल में टोटल जो रोज आ रही होती है वो आ रही होती है कोई 1 मिलियन के करीब, 1.07 मिलियन रोज आ रही होती है शायद, ऐसे ही चेक करो जरा। 1 लाख है, 1 मिलियन है। उसमें आप डाल दो जी 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, और बराबर में सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ऐड अप करोगे एग्जैक्ट 500 का नंबर दिखाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक सर्टन पॉइंट के आगे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 0.000 रह जाती है, और आगे जाओगे तो और कम होती जाएंगी, और कम होती जाएंगी, तो नेग्लिजिबल हो जाती है। आप डिस्काउंटिंग करने जाओ ना तो 500 के आगे जितने भी आपको प्रेजेंट वैल्यूज मिल रही होंगी वो इतनी इनसिग्निफिकेंट होंगी कि वो 500 को 1 इंच आगे नहीं लाएंगे। 501 नहीं होगा। तो अब बताएं, आइंदा के बाद मुझे अगर परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं? R ओवर आई। और अगर फाइनाइट लाइफ वाला एसेट है तो एन्युटी का फैक्टर लगाऊंगा। क्या परपेचुइटी एक एन्युटी है? हाँ, जिसमें टर्म क्या है? इंडेफिनिट है सर, इनफाइनाइट है। पक्का करोगे? अब मुझे बताएं, एग्जाम में आपको कहा जाता है, और सुनो, एग्जाम में आपको कहा जाए कि एक कंपनी की शेयर की वैल्यू निकालनी है। एक शेयर अगर मैं खरीद लूं, ये एक एसेट है मेरे लिए, इससे क्या मिलेगा मुझे? डिविडेंड मिलेगा। कब तक? जिंदगी भर, कयामत तक, क्योंकि कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर, ऐसा। तो अब बताएं, अगर मुझे किसी शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, फेयर वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं क्या करूं? उससे मिलने वाले कैश फ्लोज यानी जो कि क्या होंगे? डिविडेंड होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू में किस फंक्शन से निकालूंगा? इससे या इससे? नीचे वाले से। क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर जब शेयर खरीद लेता है तो उसको डिविडेंड कब तक मिलता है? कयामत तक मिलता है। ऐसा है जी।
अभी हमने आगे पढ़ना है कि सर कांस्टेंट हो या कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो या डिविडेंड के डिफरेंट फेजेज हो, वो हम आगे पढ़ रहे हैं सारी, हमने इसके बाद ये डिस्कशन करनी। आसानी के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट पे आउट है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, ऊपर वाला फंक्शन आप किसके लिए यूज करोगे? फाइनाइट लाइफ वाले एसेट के लिए। नीचे वाला फंक्शन, अब आप इसको कॉपी करें तो मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊं। अब मैं ये पूरे डिस्कशन को समराइज करूं। फेयर वैल्यू मालूम करने का एक तरीका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आपको बताया, काम चलाऊ तरीका, वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ले ले सारी, किसकी? कैश फ्लोज की, जो इस एसेट से मिल रहे हैं। कैश फ्लोज एसेट से मिलने वाले या तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट है तो आप एनुटी का फंक्शन लगा सकते हैं, अज्यूमिंग कि वो कैश फ्लोज कांस्टेंट है। और अगर सर इनफाइनाइट है तो फिर आप परपेचुइटी का फैक्टर लगा सकते हैं, पक्का। अब इसको आप कॉपी करें सर सुकून से। लिख रहे हैं और ऊपर की चीज़ें भी चलो। रीट्स की एग्जांपल जब आप बात कर रहे थे, बाइंग एंड प्रॉपर्टी, वो 1600। देखो यार, पाकिस्तान के बाहर जो है ना वो प्रॉपर्टी के मार्केट स्टैब्लिश मार्केट्स है, वहाँ प्रॉपर्टी के मार्केट में। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक वर्ड सुना है गोल्ड एक्सचेंज? तो डाकू को तो यहाँ डाका मारना चाहिए, इधर तो अरबों रुपए का गोल्ड होगा। नहीं, वहाँ गोल्ड होता ही नहीं है, लोग हवा में ट्रेड कर रहे होते हैं। मेरे घर में 5 किलो सोना पड़ा है, आप खरीदोगे? वो सामने खरीद भी लेता बंदा, ठीक है जी, वो आगे किसी को बेच देता है, वो आगे किसी को बेच देता है। यानी सारा काम हो रहा होता है किस पे? नहीं, स्पेकुलेशन तो वर्ड ऐसा होगा कि जो सारा काम हो रहा होता है जनाब बगैर एसेट के, इसको हम कहते हैं जनाब नेकेड ट्रेडिंग, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। यानी सर मेन जो फिजिकल एसेट है वो मौजूद ही नहीं है, हवा में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग में क्या होती है कि लोग बिल्डिंगें लेके जा रहे होते हैं क्या मार्केट में? नहीं, वो कहते हैं जी मेरे पास डिफेंस में एक मकान है, आगे वो कहते हैं जी 16,000 रुपये पर यार्ड, 16,100 रुपये पर यार्ड, हाँ चलो डन, दे दो। तो मकान हम इसी तरह हवा में बेच रहे, उससे क्या होता है एटलीस्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें पता चल जाती है कि इस वक्त एक्टिव मार्केट में क्या है, ठीक है जी। बता रहे था बेटा, बढ़े हम आगे। अच्छा जी, अच्छा आज पाकिस्तान में अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना है और आपकी जेब में है 50 रुपये 60 रुपये, तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट। हाँ सर, आप रीट्स में चले जाएं। रीट्स एक ऐसी कंपनी है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी अकोमोडेट कर लेती है। अच्छा, मैं एक बैंक पे गया, मैंने कहा जी मेरे पास 50,000 रुपये अगर मैं जमा कराऊँ तो क्या सूद का रेट देंगे? उन्होंने कहा 4%। आपने कहा 5 दे दो, उन्होंने कहा नहीं 4%, ठीक है काटो यहाँ से। हम गए एक म्यूचुअल फंड के पास, किसके पास गए? हमने कहा हमें 50,000 रुपये आपके पास डालने। उसने कहा सर आप पैसा देंगे हम बैंक में डाल देंगे। तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट ना डाल दूँ बैंक में? उसने कहा सर आपसे जो पैसा आएगा ना हम उसको एक बड़े पूल में डालेंगे और इतना बड़ा पूल लेके जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक का बाप भी हमें क्या करेगा? 10% देगा, उसमें से 1% हम रख लेंगे, 9% आपको दे देंगे। आपने कहा वाह यार ये टाइट चीज़ है। तो जो म्यूचुअल फंड्स है ना, ये आपको विंडो देते हैं एक छोटे इन्वेस्टर को किसी बड़ी जगह इन्वेस्ट करने की, ठीक है जी। तो रीट्स है या म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस काम आते हैं। रीट्स में भी इंटरेस्ट, देखो यार जब ये आप चीज़ पढ़ने बैठे हो ना तो 2 मिनट के लिए ना आप इल्म सीखने में सूद की चीज़ों को सीखना बुरी बात नहीं है, आप सीख लो ताकि आप उसको अवॉइड कर सको। लेकिन आपको मैं कहूँ सूद खाओ, आप फिर आके मुझे चैलेंज करो, लेकिन सीख तो लो क्या है क्या यार किस तरीके से फंक्शन करती है पूरी दुनिया, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड में भी सूद है, सब जगह सूद है। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम लोगों को शायद समझ आया नहीं है। अब अगर मैं आज अभी स्टॉक मार्केट जाता हूँ और मैं पीएसओ के शेयर्स खरीदना शुरू करूँ, अभी रेट चल रहा होगा 152 153, मुझे 1,00,000 शेयर जमा करने, 1,00,000 शेयर मुझे डायरेक्ट मिल जाएंगे? नहीं, आप छोटे छोटे इन्वेस्टर से खरीद रहे होंगे, किसी के पास 500 शेयर होंगे, किसी के पास 1000। जब आप इतना बड़ा बायर आके खड़ा हो जाता है ना तो रेट क्या होता है? ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसा है तो रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब 152 का रेट इवेंचुअली जब आप 1,00,000 यूनिट कंप्लीट करेंगे ना खरीदते खरीदते तो 155 156 पे जा चुका होगा। ऐसा मिसाल दे रहा हूँ। आज सुबह हमारी कंपनी बैठ के डिसाइड कर रही है, मैं भी मीटिंग में बैठा हूँ, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बैठी है 5 लोगों की। उन्होंने डिसाइड किया आज हमने 5,00,000 शेयर खरीदने पीएसओ। कितने? ये मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या।
मुझे पता चल गया कंपनी इज गोइंग टू बाय 500,000 पीएसओ के शेयर्स। मैं निकला, मैंने फ़ोन उठाया, दोस्त को फ़ोन किया, पीएसओ उठा ले, 50,000 पीएसओ उठा ले। उसने कहा क्यों? मैंने कहा अभी रेट बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग। ये क्या कहलाता है? यानी आप कंपनी की बाइंग से पहले बाइंग कर लें, और फिर जब कंपनी बाय करना शुरू करे आप आ जाए सेलर बन के, ये लो बाबा भेज दो। ये गुनाह का काम है, ठीक है जी, ये बहुत गुनाह का काम है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है आप अपनी कंपनी के बारे में जानते हो कि अभी मैं प्रॉफिट अनाउंस करूंगा तो मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, और आप अपनी कंपनी के शेयर किसी दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू जो है वो आप खरीदवा दो। ये मैं अपनी कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने क्या कहा? पीएसओ खरीदना है मैंने, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग। क्या ये? अगर मैं अपनी अच्छा, एक कंपनी है उसने डिविडेंड अनाउंस करना है, अगर डिविडेंड कम देंगे क्या होगा? लोग कहेंगे यार ये तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया इन्होंने, तो बेकार बात है, बकवास बात है, तो प्राइस नीचे जाएगी। अब मुझे पता चल गया कंपनी मंड का डिविडेंड बांटने वाली है, मेरी कंपनी। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार उठा ले जी, पीपीएल के शेयर उठा ले, अभी तू हैरान हो जाएगा, अनाउंसमेंट आने वाली है। उसने उठा लिए। दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज आपके पास एक प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हो। ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। फ्रंट रनिंग अलाउड है। ज़बरदस्त बात बताऊं, पाकिस्तान पे फ्रंट रनिंग में 2011 से पहले कोई कानून ही नहीं था। अब कानून बना 2011 में, इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हुआ सही से, ठीक है जी। जब मैं कमा रहा था ना, तब मुझे नहीं, मैं तब मुझे फील होता था कि यार ये तो चलो, मैं तुम्हें इस्लाम में सूद क्यों हराम है इसकी एक ही मिसाल दूंगा और उसका इम्पैक्ट आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप कहाँ रहते हो? कराची में रहते हो, आपको इंटीरियर सिंध की ज़िंदगी का पता ही नहीं है। इंटीरियर में जो बेचारे हिंदूज़ हैं, जिनके पास जो छोटे ज़ात के हिंदूज़ हैं वहाँ पे, और जो सिंधी बेचारे गरीब भारी लोग हैं, इनके पास इनकी जमा पूंजी क्या होती होगी? थोड़ा बहुत सोना होता होगा इन बेचारों के पास, पूरी ज़िंदगी जमा। इनके पास जाते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक और कहते हैं साईं हम आपको देने वाले हैं लोन, ठीक है जी, 1 लाख का लोन, सूद का रेट 40%। कितना? 40%। 40% ज़रा लगाओ कितना बनता है? 40,000। 40,000 को ज़रा 12 से डिवाइड करो, 3500-3600 बनेगा। ऐसा नहीं, 40,000 को 12 से डिवाइड करो, 3,000। अब ये जाके गरीब आदमी को ये थोड़ी बोलेंगे 40% रेट है। ये गरीब आदमी को कहते हैं सही 1 लाख के पीछे महीने का सिर्फ 3,000 रुपया सूद। अब वो गरीब आदमी देखता है कि यार 1 लाख मेरे पास मिलेगा, मैं 1 लाख पे शायद 5,000 भी बना लूँ, 3,000 सूद देना है। जब वो 1 लाख रुपए ले लेता है ना, तो 80% जो स्टार्टअप्स होते हैं, जब उस काम से पैसे से बिजनेस चलना शुरू होता है ना, वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये लाख रुपए का लोन लेने के बाद हार्डली 3-4 किस्तें देने के बाद बेचारे ठंडे पड़ गए, अब पैसे ही नहीं है देने की। तो उन्होंने गिरवी क्या रखवाया था? गोल्ड। वो गया गोल्ड। लाइव स्टॉक, वो गया लाइव स्टॉक। अच्छा, जो नहीं दे पाया वो खुदकुशियाँ कर रहा है। आपको फिर अल्लाह के रसूल की हदीस याद आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सूद से माशरा तबाह होता है, इंडिविजुअल नहीं तबाह होता। आप देखें जो जितने भी ऐसे गुनाह हैं ना जिससे पूरा माशरा हिट हो रहा है, वो है कबीरा गुनाह, ठीक है जी। सिवाय एक आध गुनाह के जो इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है और वो कबीरा गुनाह है, जिससे माशरा तबाह होता है ना, आप उसका अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हमारे खिलाफ जंग है। इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल ने ये बात मतलब माज़अल्लाह ज़िना के बारे में नहीं कही, शराब नोशी के बारे में नहीं कही, किसके बारे में कही? आपने इसका इम्पैक्ट देखना है, मैंने आपको बेहतरीन जगह बता दी। आप जाएं माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का काम देखें, आप बोलोगे यार ये तो पुराने ज़माने के वो जो बनिए होते थे ना, जो 1 लाख रुपए का वो देते थे, लोन देते थे और 10,000 रुपये महीने का सूद काटते थे। ये जो पठान आप देखते होंगे अक्सर यहाँ पे, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस वबा से, इस बगैरती से दूर रखे, ठीक है जी। अब आ गए जी थोड़े मॉडर्न लोग, वो कहते हैं जी आप साइकिल किराए पे लेते हैं, देते ना आप साइकिल, बचपन में साइकिल हम किराए पे लेते थे, 2 रुपये देते थे, आधा घंटा चला के दे लेते थे। गाड़ी लेते हो ना किराए पे, रेंट अ कार है, तो पैसा भी रेंट अ मनी, तो पैसा आप किसी से ले रहे हो तो उस पर आप उसका रेंट दो, ऐसा है नहीं?
यार ये तो 1400 साल पहले के रूल्स हैं। खुदा के बंदे, 1400 साल पहले जो नबी आया था वो क़यामत तक के लिए आया है। ठीक है जी। तो हमने काम तो बहुत किया है लेकिन सही नहीं है ये। ठीक है। और भाई क़यामत के दिन आप किसी बैंक के सीईओ बने हो, आपको अल्लाह करे सूद का काम क्यों किया, या अल्लाह ये इसने सिखाया था अल्लाह से। ठीक है ना, वहाँ मुझे नहीं पकड़ लेना कहीं। ठीक है जी, कि अल्लाह यही था या अल्लाह यही हमें बार बार बताता था, ऐसे करना है वैसे करना है। सर मैं अगर आपसे कहूँ प्यारे भाई, किसी शेयर की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, मैंने क्या करूँ मैं सर उसके कैश फ्लोज क्या होंगे, डिविडेंड होंगे। क्या होगा जनाब, डिविडेंड। अज्यूम करते हैं कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड दिया जा रही है। ठीक है जी, 50 रुपए पर शेयर जमाने से। बताएं इस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालूं। मेरा नाम है अहमद रजा, मैं सोच रहा हूं कि जी इस कंपनी से 16% का रिटर्न मांगना चाहिए, तो बताएं मैं क्या करूं। क्या आ रहा है, 312 मेरे हिसाब से ये वैल्यू बन रही है। ऐसा, ये कौन सी वैल्यू है, इंट्रिंसिक। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है बेटा, सनाउल्लाह के हिसाब से इस शेयर से जो रिटर्न मांगना चाहिए वो 20% है। अब बता जी सनाउल्लाह के हिसाब से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बन रही है, 250। सनाउल्लाह कह रहा है 250 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से 250 रुपए से ज्यादा इसकी वैल्यू ही नहीं बनती है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट मुझे इजाजत दे रहा है कि 250 से ऊपर नहीं खरीदना। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूं, 312 में भी मिल गया ना तो हम अपना 16% का रिटर्न कमा लेंगे। इस वक्त मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है 290। बताओ मैं खरीदूं या नहीं। ये 290 क्या है, ये 290 क्या है, जेन्युइन मार्केट वैल्यू जो इस वक्त चल रही है। मैं इसको खरीदूं या नहीं, खरीदे। क्यों, मेरे हिसाब से शेयर की वैल्यू 312 बनती है एंड दिस इज करंटली अंडर वैल्यूड। सनाउल्लाह के हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है। वो समझता है जी 250 रुपए ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आती है। इसका मतलब है हर इन्वेस्टर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिर उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करता है और फिर ट्रेडिंग करता है, ऐसा। लेकिन हम एमएफए में ये अज्यूम करेंगे कि जो चीज हमने सोची वही मार्केट वैल्यू है, ऐसा। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ आती। अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। अब गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, ठीक है जी, एट रिक्वायर्ड रेट। अच्छा रिक्वायर्ड रेट को मैं कह सकता हूं मैं के ई कह सकता हूं। के ई क्या है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो रेट जो इक्विटी होल्डर मांग रहा है, जो शेयर होल्डर मांग रहा है, ऐसा। तो जो डिविडेंड्स हैं उसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको कांस्टेंट डिविडेंड पे करेंगी। कैसा, हर साल एक ही डिविडेंड, 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए, क़यामत तक 15 रुपए, ठीक है। या होगा कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। ये क्या है जी, डिविडेंड है आज 15 रुपए, हर साल इसमें 5% का इजाफा होगा। यानी डिविडेंड सेम नहीं है, ग्रो हो रहा है, लेकिन किस रेट से, पहले और दूसरे में फर्क क्या है, एक कांस्टेंट है अमाउंट में, एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है, उसमें अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है। तीसरा क्या हो सकता है सर, अदर ना अदर्स, ठीक है जी। अब बताएं जी हमारे कोर्स में ये भी है, ये भी है, ये मैं हमेशा कराता था, लोग कहते थे ये नहीं है, आ गया पेपर में, तो अब हमारे कोर्स में ये भी है, ठीक है जी। तो अब हमने 3 तरीके से देखने, डिविडेंड कंपनी दे तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है। हाँ भाई, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, सारे डिविडेंड्स की। और ये याद रखना, चाहे डिविडेंड आप ये वाला तरीका लो, ये लो या ये लो, तीनों में अजम्पशन क्या है, डिविडेंड कयामत तक पे होगा। तीनों में अजम्पशन क्या है, डिविडेंड कयामत तक पे होगा, ऐसा। तो सर अपने पास हेडिंग डालें कांस्टेंट डिविडेंड, ठीक है जी। ये पहले कॉपी करें, क्या चीज, डिविडेंड, क्योंकि कंपनी एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है ना, अनलेस कि उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि जी ये
इतने टाइम बाद बंद हो जाएगी, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इतने टाइम बाद बंद हो जाएगी, तो हम तो ये एज्यूम करेंगे ना कि कंपनी चलती रहेगी। ठीक है ना? हैं? देखो एक बंदा जो है ना वो आम तौर पे जब वैल्यूएशन कर रहा होता है ना तो उसमें एस्टिमेट कर रहा होता है फ्यूचर की चीज़ें। तो हम जिस चीज़ को मॉडल कर सकते हैं ना उसमें हम इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं कि क़यामत तक एक ही अमाउंट मिले, क़यामत तक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करे। इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें डालोगे ना फिर वैल्यूएशन मेथड ये नहीं होना चाहिए। शेयर की वैल्यूएशन सिर्फ डिविडेंड से नहीं आती, और बहुत सारे तरीके भी हैं, हम लोग अपने कोर्स में ये पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होती हैं कि जी 3 साल बाद ये करना है, 6 साल बाद वो करना है, तो फिर हम और तरीके यूज़ करते हैं वैल्यूएशन के। ठीक है जी। फिर हमारे पास प्राइस अर्निंग मॉडल्स हैं, अर्निंग यील्ड मॉडल्स हैं। ठीक है जी। फ्री कैश फ्लोज वैल्यूएशन मॉडल है। लेकिन हम इस वक्त क्या देख रहे हैं? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। क्या चीज़? ये बेस है यार, बस आप ये कह लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने की बेस है। आप अभी फाइनल में आओगे ना तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे डिविडेंड वैल्यूएशन, ये सॉरी शेयर वैल्यूएशन। वो शेयर वैल्यूएशन में आप 7 तरीके सीखोगे। और अमेजिंग बात बताऊं, CFA जब पढ़ रहे होगे ना तो वो कहेगा ये 7 तरीके 20 साल पहले यूज़ होते थे, अब ये तरीके यूज़ होते हैं। अब तो वो सारा ले गया कंप्यूटर के ऊपर, अब तो सारा ले गया डाटा एनालिटिक्स के ऊपर। अब उसके अंदर वो मल्टी वेरिएबल मॉडल्स आ गए, रिग्रेशन मॉडल्स, उसमें आप चीज़ें डालो आपको वैल्यू निकाल के देगा। तो अब ये जो चीज़ पढ़ रहे हो ना ये 1964 में ये वो चीज़ें, ठीक है ना, वैल्यूएशन टेक्निक्स 1964। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब है 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए अमाउंट कांस्टेंट डिविडेंड अमाउंट फिक्स, दूसरे में रेट फिक्स है, बढ़ रहा है डिविडेंड, पहले में अमाउंट फिक्स है। पहले साल 10%, अगले साल 5% बढ़ रहा है, तो फिर ये अदर्स में चला गया। हम कह रहे हैं हर साल 10% बढ़ रहा है, ये कहाँ गया? सेकंड में आ गया। बढ़ ही नहीं रहा, गिर रहा है, तीसरे में आ गया। ठीक है जी, बड़े आगे हम दोस्त। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास आपने हेडिंग डाली है कौन सी? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स, सॉरी कॉन्स्टेंट डिविडेंड्स। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, एक छोटी सी एग्जांपल अच्छे से जहन में बिठाना है उसको। मैं फंक्शन पे नहीं आऊँगा डायरेक्ट, मैं पहले पूरा बेस बनाऊँगा। मुझे एक बात बताएं, ये एक इन्वेस्टर है, ये एक कंपनी है, एक इन्वेस्टर आया, उसने कंपनी को दिए 1000 रुपये। कितने? 1000। ऐसा है, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। कंपनी का ओपनिंग कैपिटल कितना है सर? ओपनिंग कैपिटल कितना है भैया? 1000। ऐसा? अब इन्वेस्टर को फोकस नहीं करो, उस कंपनी को फोकस करो। इसके पास एसेट्स कितने पड़े हुए? 1000। ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है ना, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है, उस इंडस्ट्री में जो भी बंदा एसेट्स लेकर आता है, अपने एसेट्स पे 20% का रिटर्न कमाता है। कितने का? इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कौन कमा रहा है? इन्वेस्टर कमा रहा है, कंपनी कमा रही है? कंपनी अपने 1000 रुपए के एसेट पे क्या कमा रही है? 20% कमा रही है। गौर सुनना, तो बताओ कंपनी का पहले साल का प्रॉफिट कितना होगा? 200। कंपनी के पास थे कितने? 1000। कंपनी ने कमाए कितने? 200। ऐसा टोटल एसेट्स कितने हो गए? शेयर होल्डर आया, उसने कहा हमें डिविडेंड चाहिए। आपने कहा ले लो मनुष्यों, सारा प्रॉफिट बांट दिया। क्या रह गया हमारे पास? वही 1000 रुपये। अब बताओ अगला साल जो शुरू करूंगा मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? 1000। जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है उस पर आरओई कितना है? आरओई कितना है भैया? 20%। कितने कमाएगी? 200। फिर इसने क्या किया? क्या बचा? फिर सर 1000। फिर अगले साल इसने कितने कमाने? और फिर ये 200 रुपये निकाल के मुंह पे मार देने किसके? शेयर होल्डर्स के। क्या रह जाएगा? 1000। फिर सर
सर ये कहाँ तक लेके जाएंगे? ये कितना रहेगा जी? 1000। अभी तुझे बुलाया जाएगा इब्लीस को, अच्छा जी यहाँ देख लो। अब मुझे एक बात बताएं, ये कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है? इसका मतलब है हमारी अजम्पशन है कि इस कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया वो सारे का सारा बांट दिया, तो इसके पास जो एसेट्स हैं जितने साल के शुरू में थे उतने ही रह गए। अब एक बात बताएं, ये हमारी इंडस्ट्री में आरओई कितना मिल रहा है? 20%। अब सुनो ज़रा, मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ? मैं ईयर 5 पे मौजूद हूँ। मैं कौन हूँ? इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर कंपनी नहीं हूँ मनुष्यों, कंपनी कमा रही है, मैं इन्वेस्टर हूँ। इन्वेस्टर कह रहा है मुझे रिटर्न चाहिए 15% का। कितने का? इन्वेस्टर 15% का रिटर्न मांग रहा है। बताओ हमारे पास शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हम कह रहे हैं जी हमारी डिविडेंड तो हिस्ट्री में भी नज़र आ रहा है 200, और आगे भी ये रहेगा। कितना रहेगा? 200 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 15%। क्या आ रहा है जी? 1333। ऐसा मैं बहैसियत इन्वेस्टर समझता हूं कि मेरे शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1333। ऐसा मैं ये समझता हूं। क्या मेरे समझने से कंपनी के पास एसेट्स बढ़ जाएंगे? नहीं सर, कंपनी के पास एसेट्स कितने रहेंगे? अच्छा, मैंने ये एसेट उठा के बेच दिए, सही शेयर उठा के बेच दिए मिस्टर बी को। मिस्टर बी को मैंने कितने का बेचा? 1300। जैसे ही मिस्टर बी ने 1333 दिए, कंपनी के एसेट्स नहीं बढ़े। 1333 मुझे दिए उसने, अहमद रजा को दिए। कंपनी के आज भी कितने बढ़े हुए हैं? अब इसका मतलब है कंपनी तो अपनी सीध में चलती रहेगी। तो बताओ, जो इन्वेस्टर आएगा वो अपने हिसाब से कंपनी के शेयर के डिविडेंड्स को डिस्काउंट करेगा और उसके हिसाब से खरीदने की कोशिश करेगा। ये बात समझ आती है? अब बताओ, थोड़े टाइम बाद सी आया। सी ने कहा मेरा तो रिक्वायर्ड रेट है जी सीधा सीधा 12.5%। अब बताएं जी, कंपनी अपनी जगह भी चल रही है, बताएं क्या होगा जी? 1600। अब ये 1600 रुपये ऑफर करेगा किसको? बी को। अब बी की मर्जी इसको बेचे, बी की मर्जी इसको ना बेचे, ऐसा। अब बताएं जी, इन्वेस्टर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कंपनी अपनी जगह पे 200 रुपये ही कमा रही है, ऐसा। ये बात समझ आती है? अब बताएं सर, मैं अगर आपसे कहूँ सी ने आगे कहा मैं शेयर 1600 रुपये में खरीदना चाह रहा हूँ, कितने में? किसको बोला? इसका मतलब है सी ये कहना चाह रहा है कि मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न 12.5%। जब ए ने शेयर बी को बेचे थे तो बी ने क्या पैसे कोट किए थे? 1333। तो बी ये कहना चाह रहा था कि मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है। अब बताएं, अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर को चाह रहे हैं कि जी इतने रेट के ऊपर मेरी ये वैल्यू बनती है, इतने में देते हो तो बोलो। अब बताओ, अगर अगला इन्वेस्टर है उससे कहा मुझे 10% का रिटर्न चाहिए तो इसका मतलब है, अब मुझे बताएं सर मैकेनिज्म कैसे चलता है मार्केट का? कंपनी के पास जो एसेट है वो एक सर्टेन आरओई से उस पर कमाई जा रहा है। इन्वेस्टर उस डिविडेंड को देख रहा है और अपने रिक्वायर्ड रेट से उसको डिवाइड कर रहा है और क्या निकाल रहा है? मार्केट वैल्यू निकाल रहा है। मार्केट वैल्यू आगे मार्केट में कोट कर रहा है, मैं ये शेयर इतने में खरीदना चाहता हूं। इसका मतलब है जो वो प्राइस निकाल के बैठा हुआ है उसके बैकग्राउंड में क्या है कि मैं ये रिक्वायर्ड रेट चाह रहा हूं, ऐसा है। अब बताएं, कंपनी का इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट कैसे कम्युनिकेट करता है कंपनी को? अपनी मार्केट वैल्यू कोट करके, ऐसा। ये बात समझ आती है? अब वो कहता है जी मैं इतने प्राइस लगा रहा हूं, तो हम सोचते हैं अच्छा ये प्राइस लगा रहा है तो इसका मतलब है बैकग्राउंड में इसका रिक्वायर्ड रेट इतना है, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, कंपनी तो अपनी जगह चले जा रही है ना, अपनी जगह चले जा रही है, तो कंपनी के कोई एसेट्स में इजाफा या कमी होगी? नहीं सर, वो अपनी जगह पे ही है, उसके पास जो एसेट्स हैं उसी पे आरओई कमाती जा रही होगी। ये बात समझ आती है भैया? अब बताओ, कौन सी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है? वो कंपनी जो अपना एंटायर प्रॉफिट उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अगर ये प्रॉफिट रोकना शुरू कर दे तो अगली दफा एसेट्स बढ़ जाएंगे, एसेट्स बढ़ जाएंगे तो अगले दफा का प्रॉफिट बढ़ेगा, अगली दफा का प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर डिविडेंड बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जो कंपनी रिटेन ही नहीं करती प्रॉफिट, उसका डिविडेंड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जो कंपनी रिटेन करना शुरू करती है तो डिविडेंड
ग्रो करना शुरू करता है। कैसे, अगली एग्जांपल में देखते हैं। ये बात समझ आई? अब बताएं जी, अगर मुझे किसी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट डिविडेंड है, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा गौर से देखना, मैं आइंदा के बाद लिखूं ना ई का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ ये कैसे आएगा जी? डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई, ऐसा। अब बताएं, अगर एग्जाम में आपको ये और ये इनपुट गिवन है, ये निकाल लोगे? अच्छा, अगर आपको ये और ये इनपुट दे दे तो के ई निकाल लोगे? के ई कैसे निकलेगा जी? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसा। ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। ये ई का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। मार्केट वैल्यू बोलता है कि मैं इतने में खरीदना चाह रहा हूं। अब एक मार्केट में बंदा है, उसने कहा मैं ये शेयर 17.5 को 100 का खरीदना चाह रहा हूं, तो आप निकाल सकते हो कि वो क्या सोच रहा है कि उसको कितना रिटर्न चाहिए। हाँ सर, आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। आप कहोगे जी डिविडेंड कितना है? 200, और मार्केट वैल्यू कितनी बोल रही है? 1700, तो बताओ के ई कितना क्या मांग रही है? 11.76%, ऐसा। इसका मतलब है ये सोच क्या है कि इसको इतना रिटर्न चाहिए, ऐसा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है जी। और फिर वो देखेगा कि मार्केट में उसके हिसाब से चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। कंपनी का कैपिटल चेंज हो जाएगा तो इन्वेस्टर क्या देखेगा? क्या मतलब? कंपनी का कैपिटल चेंज हो जाएगा तो इन्वेस्टर क्या देखेगा? सवाल शाफे जरा दोबारा बेटा रिफ्रेश कर दो। सर यहाँ भी मार्केट वैल्यू, इफ वी हायर फ्यू पीपल टू गिव हाई इंट्रिंसिक वैल्यूज। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको किसी शेयर की मार्केट वैल्यू ड्राइव अप करनी होती है तो लोग क्या करते हैं? खरीदते तो एक तरीका है ना, ये अपनी इमेज मैनेजमेंट कैसे होती है। देखो जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउस है ना, वो सुबह एक रिसर्च रिपोर्ट इशू करते हैं कि जी हमारे हिसाब से किस कंपनी की शेयर की वैल्यू आज ऊपर जाएगी। तो थोड़े मोटे डॉलर्स और ऐसी फेवरेबल रिसर्च रिपोर्ट्स निकलेंगी कि आपकी सोच है। इंडिया के एक बहुत बड़े आदमी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ना अरशद मेहता छोड़, रिसेंट में मैं बताता हूँ। उस बंदे ने अवाम नास को कहा जी मैं एक IT कंपनी लेकर आ रहा हूँ और वो ये काम करेगी वो काम करेगी, बेहतरीन और बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट्स बनी उसकी। उसने कोई 200 बिलियन रुपए ना रेस करने थे, उसने 200 बिलियन की जगह 550 बिलियन रेस कर दिए। क्योंकि जब शेयर्स कंपनी ने इशू करने होते हैं तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर कंपनी डिसाइड करती है किसको देने किसको नहीं देने, बैलेटिंग होती है। तो उसके पास आ गया जी कोई ठीक ठाक जो है ना वो 450 बिलियन रुपए आ गया। अब ये 2 महीने के लिए बैंक में पड़े हुए, डिसाइड हो रहा है। इतने में एक रिपोर्ट निकलती है कि जी कंपनी के मामलात सही नहीं है, गलत रिपोर्ट्स निकली थी शुरू में रिसर्च रिपोर्ट्स गलत थी, बेगरती हुई है, ये कंपनी इतनी वैल्यूएबल नहीं है। उसी वक्त कंपनी का जो प्रोमोटर है ना वो आता है, 1 मिनट बेईमान है ही नहीं बेईमान, वापस लो अपना पैसा। सबको पैसा वापस कर दिया, 2 महीने का सूद कमा लिया। तो बड़ा भी पड्डा चल रहा है। और महात्मा गांधी भी बन गए कि जैसी क्वेश्चन उठा इंटेग्रिटी को, उसने कहा ऐसी की तैसी, लो पैसा अपना वापस, मुंह पे मारता हूँ तो।
एक 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 सिस्टम लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में विच इज कॉल्ड कैट्स। कैट्स क्या है जी? सर यह है कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैट्स, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम लगा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ब्रोकर जब आपको शेयर खरीद के देगा तब भी आपसे कमीशन लेगा, जब बेच के देगा। अच्छा, इसी ब्रोकर की दुकान में एक बायर भी एक सेलर भी है, तो एक शेयर खरीद रहा है एक शेयर बेच रहा है, एक बायर यहां भी मौजूद है, तो कैट्स क्या करेगा, इसके सेलर को इसके बायर से कनेक्ट करेगा या पहले इसी ब्रोकरेज हाउस को मौका देगा? नहीं, ये कैट्स के अंदर मसला है कि कैट्स सबसे पहले देखेगा कि उस ब्रोकरेज हाउस में कोई बायर मौजूद है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, फिर बाहर लेके जाएगा। ऐसा है सिस्टम में, लूप होल है। हम एक ब्रोकरेज हाउस में दोस्त बैठ गए, हमने उठाया हैदर कंस्ट्रक्शन ₹1 का शेयर, मैंने बेचा मुस्तफ़ा को ₹1.10 का, मुस्तफ़ा ने बेचा से अनीक को, उसने ₹1.20 का बेचा, अनीक ने आगे जो है वो सनाउल्लाह को बेचा जी ₹1.25 का, सनाउल्लाह ने मुझे बेच दिया ₹1.30 का, मैंने जो है वो मुस्तफ़ा को बेच दिया ₹1.36 का। अब ये चली जा रहा है, स्टॉक मार्केट में रेट आ रहा है धड़ 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 धड़, लोग बोले हो क्या रहा है भाई, ठीक है जी। अब सुनो, अब इसमें जो है ना वो गुस्सा, ये मासूम आदमी, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? मोहम्मद साले। तो साले भाई आ गए सर बीच में, उन्होंने ₹1.5 के जो है वो सारे शेयर खरीद लिए, हमने अपना दामन झाड़ा, हम निकल गए बाहर, ठीक है जी। ₹1 का शेयर था, कितने में चिपकाया इसको? सर ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड वॉश ट्रेड, ये ट्रेडिंग है ही नहीं, घुमाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर कैट्स के अंदर थोड़ी इंसानियत होती ना, वो सब बायर्स को मौका देता तो वो ब्रोकरेज हाउस से क्या करता, बाहर निकलता, थोड़ा चांस कम हो जाता है इसका। लेकिन अब चूंकि एक ब्रोकरेज हाउस में हम बैठे हैं, ये बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है जी। आपको जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होगा, ठीक है नहीं। आगे बढ़े हम दोस्त। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल है थोड़ा सा ख़तरनाक। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 5,000, ROE 10%, KE 12.5%, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी अज्यूमिंग 100% पे आउट। शाबाश, ये स्लाइड शो कर दूं? हो गया ना? तो कौन सा बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू कंपनी अज्यूमिंग 100% पे आउट। क्या रहा जी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कंपनी का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो? प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट हो कि आप 5,000 का 10% ले लें। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, इंडस्ट्री से मिलेगा कितना? 500। अब इस 500 को हम डिवाइड करेंगे इससे 12.5% से, क्या आ रहा है? अच्छा, अब एक सोचने वाली बात यह है कि एसेट्स की बुक वैल्यू 5,000 है लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 4,000 है, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर कंपनी की मैनेजमेंट जितना रिटर्न कमा रही है ना, शेयर होल्डर उससे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसलिए इस शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो गई? नीचे आ गई। ऐसा बड़े स्टेप आ गया। मैं आपको दे रहा हूँ सर एक छोटा सा तगड़ा सा सवाल, तगड़ा तो नहीं होगा, हल्का सवाल होगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। बढ़िया, हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है मार्केट वैल्यू, लो का मतलब है गिर जाना, ठीक है।
शाबाश जी, मुझे टेबल कंप्लीट करके दे।